हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एचएल स्टॉक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें एचएल की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी मिल पाएगी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है गाइज। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। यार, आप लोग पता है क्या करते हो कि वीडियो को एंड तक देखते नहीं हो, चीज़ों को सही तरीके से समझते नहीं हो और ऐसे ही उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगते हो। इसलिए यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना एंड उसके बाद ही कोई कमेंट्स करना। ठीक है, चीज़ों को सही ढंग से समझ लो, उसके बाद ही कोई कमेंट्स करो तो सही होता है। अब चलो यहाँ पर हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक अपडेट है जी एंड एचएल के बीच एमओयू को लेकर। हालांकि हमने काफ़ी टाइम वीडियो में डिस्कस किया है कि मार्क 2 की इंजन्स की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, जिसके तहत जी एंड एचएल ये दोनों मिलकर मार्क 2 के लिए इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं इंडिया में ही। ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, जिन्हें चलो हम समझते हैं। जी एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल इस साल के अंत तक F414 इंजन यानी कि जो मार्क 2 में लगती है के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। ठीक है, जो एमओयू हो रही है उसके लिए अंतिम रूप देने को तैयार है ये दोनों कंपनियां। इस प्रकार की न्यूज आ रही है और इस साल के अंत तक ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की साइन है ये हो सकती है। ठीक है, इस समझौते से उम्मीद है कि जी एरोस्पेस एचएल के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टीओटी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का लगभग 80% हिस्सा साझा करेगा, जिससे बेंगलोर में इंजन का स्थानीय निर्माण संभव हो सकेगा। तो देखो, ये जो टीओटी होने वाली है जी एंड एचएल के बीच, तो इसमें जो जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी है ये अपनी 80% टेक्नोलॉजी शेयर करेगी एचएल के साथ। ठीक है, इंजन्स को बनाने के लिए। एंड देखो, ये जो इंजन्स हैं ये बेंगलोर में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। एंड देखो, इसके लिए एचएल ने लैंड भी देख रखा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए जी एरोस्पेस ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को दिया गया टीओटी पैकेज F414 इंजन के लिए किसी भी पिछले समझौते से कहीं अधिक व्यापक है। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो अपने KA-F-21 लड़ाकू जेट कार्यक्रम के लिए F414 का उपयोग कर रहा है, इसको केवल 59% का टीओटी प्राप्त हुआ है। तो देखो दोस्तों, दक्षिण कोरिया के साथ भी टीओटी हुई है जनरल इलेक्ट्रिक की। दक्षिण कोरिया की एक फाइटर जेट है, नाम है KA-F-21। तो इस फाइटर जेट के अंदर भी यही इंजन्स को यूज किए जाते हैं, F414 इंजन्स। एंड ये इंजन्स दक्षिण कोरिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है। दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करने वाली, और साथ ही साथ जी, ये दोनों मिलकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है सिर्फ 59%। ठीक है, 59% ही जी ने अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किए हैं साउथ कोरिया के साथ। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर 80% की जो टेक्नोलॉजी है वो जी शेयर करने वाला है हमारे साथ। काफ़ी अच्छी बात होगी हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि जी अधिकारियों ने 20% तकनीक के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है, जिसे हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। ये जो 20% बाकी की टेक्नोलॉजी बची वो शेयर नहीं की जाएगी। जाहिर सी बात है यार, अपनी टेक्नोलॉजी है तो पूरा का पूरा क्यों शेयर करेंगे, है ना। लेकिन यह पुष्टि की गई है कि सिंगल क्रिस्टल SX ब्लेड के लिए कास्टिंग प्रक्रिया जी द्वारा बरकरार रखी जाएगी। हालांकि इन ब्लेडों की कोटिंग और मशीनिंग के लिए तकनीक एचएल को मिलेगी। इसके अतिरिक्त फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर जो इंजन के प्रदर्शन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है भी जी द्वारा बरकरार रखा जाएगा। ठीक है,
तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी हैं जो कि जी हमारे साथ शेयर नहीं करेगी, वही 20% के अंदर आ जाती है। बाकी 80% की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर होने वाला है। रोकी गई 20% तकनीक सीधे जी द्वारा एचएल को आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। तो 20% की जो तकनीक है वो शेयर नहीं की जाएगी, डायरेक्ट उस चीज़ को दिया जाएगा जी के द्वारा एचएल को, ठीक है। लाइक कोई प्रोडक्ट है, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लाइक इंजन्स के अंदर लगे होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो कुछ इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी जी शेयर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जी मैन्युफैक्चर करके एचएल को दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो वही 20% के अंदर आ जाती है, जिससे कंपनी को अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि आईपीआर को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने में मदद मिलेगी। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि जी महत्वपूर्ण घटकों और प्रणालियों पर नियंत्रण बनाए रखता है, जबकि अभी भी एचएल को F414 इंजन को घरेलू स्तर पर बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक क्षमताएं प्रदान करता है, ठीक है। तो ये अपडेट आ रही है फिलहाल जी एंड एचएल के बीच जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है उस चीज़ से रिलेटेड। इस साल के अंत तक इस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का अंतिम रूप दिया जा सकता है। तो ये अपडेट आ रही है फिलहाल जी एंड एचएल के बीच जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है उस चीज़ से रिलेटेड। तो इस साल के अंत तक इस चीज़ को अंतिम रूप दिया जा सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट्स की डिमांड्स को लेकर है। वायुसेना मिराज 2000 जगुआर और मिग 29 की जगह लेने के लिए एचएल से 324 तेजस जेट खरीदने की योजना बना रही है। एक एडीए कर्मचारी के द्वारा ये चीज़ें कही गई हैं। काफ़ी अच्छी बात है। चलो थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं इस चीज़ को। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी यानी कि एडीए एजेंसी बेंगलोर के एक कर्मचारी वाजी राजपुरोहित ने मीडिया कर्मियों को बताया कि भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कुल 324 तेजस विमान खरीदने की योजना बनाई है, जिसमें LCA AAF MK2 भी शामिल है, जिसकी पहली उड़ान 2025 तक होने की योजना है, उन्होंने कहा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, भारतीय वायुसेना के द्वारा एचएल से 324 तेजस विमान को खरीदने के लिए योजना बनाई गई है। अब देखो ये जो 324 एयरक्राफ्ट्स होंगे ये सब एक ही टाइप के नहीं होंगे, अलग अलग वैरायटी के एयरक्राफ्ट्स होंगे। लाइक यहाँ पर देखो जिक्र किया गया है LCA AAF MK2 का, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया कि इनके इंजन्स को बनाने के लिए जी एंड एचएल के बीच ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की डील हो रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है, हमारे देश में इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में मार्क 2 एयरक्राफ्ट्स तैयार हो पाएंगे और जो भी इंडियन एयरफोर्स की डिमांड्स होंगी वो सही समय पर फुलफ़िल हो पाएगी एचएल के तरफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्क 2 डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला एक बहुभूमिका वाला सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस है। उम्मीद है कि अगले दशक में LCA मार्क 2 मिराज 2000 जगुआर और मिग 29 जैसे पुराने विमानों की जगह ले लेगा। तो आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स जो हमारे पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं लाइक मिराज 2000 जगुआर और मिग 29, ये एयरक्राफ्ट्स को LCA मार्क 2 से रिप्लेस करने वाले हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में तेजस के 3 मॉडल हैं, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और एक ट्रेनर संस्करण। उन्होंने कहा 40 तेजस मार्क 1A विमान पहले ही भारतीय वायुसेना को दिए जा चुके हैं और सुलूर एयर बेस पर तैनात हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर एचएल के द्वारा 40 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, जो एयरक्राफ्ट्स फिलहाल सुलूर एयर बेस पर तैनात हैं। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 99 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑलरेडी पहले से भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिसमें अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है इंजन्स को लेकर।
जो मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स के अंदर इंजन्स लगते हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन्स लगते हैं, जो कि भारत में नहीं बनते हैं, अमेरिका से बनकर आते हैं। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा कही जा रही है कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण हम सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक एक भी इंजन्स नहीं आए हैं भारत में, ठीक है। तो इस वजह से अभी तक ये जो डील हुई है, ये जो ऑर्डर्स मिले हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से, इसमें से एक भी एयरक्राफ्ट्स एचएल के द्वारा डिलीवर नहीं की गई है। डिलीवर करनी थी मार्च 2024 में ही, लेकिन अभी तक ये डिलीवरी नहीं हुई है क्योंकि इंजन्स ही नहीं आ रहे हैं। मार्च 2024 से ही इंजन की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट करनी थी जनरल इलेक्ट्रिक को, लेकिन अभी तक एक भी इंजन्स नहीं आए हैं। अब देखो, ऐसी न्यूज भी आ रही है कि अक्टूबर एंड तक फर्स्ट तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को एचएल डिलीवर कर सकती है इंडियन एयरफोर्स को। देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका को शामिल करने की योजना बना रही है, जिसका प्रोटोटाइप 2028 तक आने की उम्मीद है। वाजीराज पुरोहित ने बताया कि एमका 5.5 पीढ़ी का विमान है जो जनरल इलेक्ट्रिक 414 के सिंगल और डबल इंजन से लैस है। तो दोस्तों, एमका के लिए भी यहाँ पर योजना बनाई जा रही है भारतीय वायुसेना के द्वारा। एमका जो एयरक्राफ्ट्स होंगे हमारे, वो 5.5 जनरेशन के होंगे। इसके लिए तैयारी चल रही है और इसका पहला प्रोटोटाइप 2028 तक आने की उम्मीद है। इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लग सकता है, ठीक है। ये हमारा जो एयरक्राफ्ट होगा ये काफ़ी पावरफुल एयरक्राफ्ट होगा आगे चलकर, और इसमें जो इंजन्स लगाए जाएंगे वो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स ही लगाए जाएंगे, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया कि हमारे देश में बनने वाली है। तो देखो, ये एमका की तैयारी के लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी। जो ये इंजन्स हैं ये भारत में ही बनेंगे, तो मार्क 2 के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही साथ एमका के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। एमका को रेडी करने में भी समय ज़्यादा नहीं लगेगा फिर, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम मार्क 2 की बात करें तो ये 4.5 जनरेशन की एयरक्राफ्ट है, और एमका जो है ये इससे भी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होने वाली है। ये 5.5 जनरेशन की होने वाली है। एंड इन सभी चीज़ों को कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एचएल को फ्यूचर में काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर्स मिल सकते हैं एयरक्राफ्ट्स के सेगमेंट में। और रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए 240 इंजन्स बनाने के ऑर्डर्स मिले हैं एचएल को, काफ़ी अच्छी बात है। फिर डोर्नियर एयरक्राफ्ट्स के लिए भी ऑर्डर्स मिले हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनका फ़िलहाल, और आगे चलकर इसमें और भी बेहतरीन ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई डिफेंस सेक्टर के अंदर लो रिस्क के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए आप सभी को सिर्फ वीडियो देखकर ऐसे ही डायरेक्ट जाकर इन्वेस्ट नहीं कर देना है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से सारी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती हैं, ठीक है। अब चलो टेक्निकल्स को समझते हैं। अभी यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये 100 EMA की सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 4500 के अप्रोक्स है, तो यहाँ तक की बात करें तो लगभग -20% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए तो चलो ठीक है। लेकिन हाँ, छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए ठीक है, SIP की शुरुआत करने के लिए ठीक है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पर फर्स्ट SIP करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है इस स्टॉक के ऊपर, तो इसलिए सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, नहीं तो आप
का जो पोर्टफोलियो है उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। एंड देखो अभी ये जो स्टॉक है ये 100 EMA की सपोर्ट पर है, तो अगर ये सपोर्ट को नीचे साइड में ब्रेकडाउन मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सपोर्ट की लेवल होगी ये 4000 की, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये 4800 की, एंड उसके बाद 5080 के अप्रोक्स। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। अब दोस्तों देखो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो कि हर एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही काम की चीज होती है, इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। देखो हो सके तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में नेगेटिवली तौर पे कहें कि इतनी अच्छी न्यूज है तो फिर स्टॉक में तेजी क्यों नहीं आ रही है, आज भी गिरावट आ गई, कल भी गिरावट थी, इस प्रकार के लोग कमेंट्स करेंगे। तो भाई मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको पहले ही स्टॉप लॉस लगाकर निकलना चाहिए था, आपने लेट कर दिया है, इस वजह से आपका लॉस बढ़ गया है, ठीक है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो फिर इन्वेस्टर का ये लक्षण नहीं है कि एक दो दिनों की तेजी या गिरावट के पीछे परेशान हो रहे हैं, इस प्रकार की चीजें नहीं होती है गाइज। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी कोई कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स 2-3 साल तक भी अंडर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या आप उसे झेल पाओगे, उतना पेशेंस रख पाओगे? उतना तो नहीं है यार। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है ना कि मैंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे तो अब यहाँ से स्टॉक के अंदर तेजी आनी चाहिए। क्यों भाई, आपके हिसाब से मार्केट चलेगा क्या? आपको मार्केट के हिसाब से चलना होगा, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ऊपर से गलती आपकी है कि आपने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखा है। अब देखो गाइज मैं सिर्फ अपनी नहीं कह रहा हूँ, लगभग सभी यूट्यूब चैनल्स पर आपको ये चीज बताए जाते हैं कि हाई वैल्यूएशन पर बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई के लेवल पर बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। लेकिन आप लोग इस चीज को नहीं समझते हो, आप लोगों को लगता है कि नहीं इन्वेस्ट किया तो प्राइस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फोमो में आकर बाइंग करते हो, हाई के लेवल्स पर बाइंग करके फंसते हो, तो मिस्टेक ये आपकी है, कंपनी खराब नहीं हुई है, ठीक है। हाई के लेवल्स पर बाइंग करके लोग फंसते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो लोग कंपनी को बुरा भला कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, चीज़ों को समझा करो। एंड देखो जो गिरावट आ रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर, इसके पीछे हमने कुछ 5 रीजंस बताए थे। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, बड़े ही काम की वीडियो है। उस वीडियो की लिंक एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, साथ ही साथ आई बटन पर भी दे दूंगा, ठीक है। तो देखो पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो, ठीक है। डेली के डेली परेशान नहीं होना चाहिए गिरावट को देखकर। जब तक कंपनी के अंदर इंटरनली ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है तब तक वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो अपॉर्चुनिटीज होते हैं अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बढ़िया डिस्काउंटेड रेट्स पर बाइंग करने का। अगर किसी ने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं और अमाउंट्स कम लगाए हैं तो इधर बाई ऑन डिप कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे नहीं लगा देना है, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो एक्यूमुलेट करके चलना चाहें तो कर सकते हैं, हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। अगर किन्हीं को मेरी बातों से थोड़ा भी कष्ट हुआ होगा, थोड़ा भी हर्ट हुआ होगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना, एक भाई समझकर माफ़ कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।